नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेकंड। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे हम कहें कि इतिहास में सिक्कों का क्या महत्व है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक इतिहासकार के रूप में सिक्कों का अध्ययन क्यों किया जाता है और क्या-क्या चीजें निकल के आ जाती हैं सिक्कों के अध्ययन से। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश किस किस शासनकाल में किस तरह के सिक्के जारी हुए हैं। अगर हम सबसे पहले देख लें मुद्रा होती क्या है, तो मुद्रा के देखिए दो कार्य हैं। एक वो विनिमय का माध्यम है और दूसरा वो मूल्य मापक है। विनिमय का माध्यम कैसे? मान लेते हैं ए और बी, तो ए के पास भी कोई सामान है और बी के पास भी एक सामान। अब जो सामान बी के पास है उसकी जरूरत ए को है, जो सामान ए के पास है उसकी जरूरत बी को है। तो ये सामान के बदले सामान ले लेंगे, मतलब सामान की अदला बदली कर लेंगे। इसी को कहेंगे वस्तु विनिमय। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक समस्या है कि ए और बी इन दोनों के पास वो सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को जरूरी हो। यहाँ दिक्कत पैदा हो गई। जरूरी नहीं है कि जो सामान ए के पास है उसकी जरूरत बी को हो, या जो सामान बी के पास है उसकी जरूरत ए को हो सकता है ऐसे मल्टीपल आदमी हो। अब इन मल्टीपल्स आदमी को कुछ सामानों की जरूरत है, या हो सकता है ए के पास जो सामान है उस सामान का पूरा भाग बी को ना चाहिए हो, उसका कुछ भाग बी ले, कुछ भाग सी, कुछ भाग। तो इस तरह से सामान बट रहा है या सामान का लोग आपस में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, ये कैसे डिसाइड हो किसको किस मात्रा में दिया जाए? तो इन्हीं के बीच में काम करती है मुद्रा। ऐसे कि वो उस सामान का एक मूल्य डिसाइड कर दे और उस मूल्य के डिसाइड होने से वो सामान एक्सचेंज हो जाएगा आसानी, मतलब एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लेते हैं गेहूं है, 100 किलो गेहूं है। अब इस 100 किलो गेहूं का मूल्य अगर किसी ने 1500 रुपए, अब इस 1500 रुपए को मान लेते हैं ये तीन लोग हैं, इन तीनों ने मिलके दिया। 500 इन्होंने दिया, 500 इन्होंने दिया और 500 इन्होंने दिया। अब तीनों को बराबर मात्रा में गेहूं मिल जाएगा। तो ये जो 100 केजी है ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन मानते हैं इन्होंने 700 दिया, इन्होंने 300 दिया और अब इन्होंने 500 दिया। अब इस केस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो यही काम क्या करती है आपका मुद्रा करती है कि वो मूल्य को मापे। इस गेहूं का मूल्य कितना था, 1500 रुपए, और हमने किस में नापा, रुपए में। मुद्रा क्या हो गई, 1500 रुपया। तो हमने किसी वस्तु का मूल्य माप लिया मुद्रा में। तो ये काम क्या होगा इसका, मूल्य मापक। दूसरा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक्सचेंज आसान हो जाएगा, विनिमय आसान हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, विनिमय का माध्यम। ठीक, जैसे जब आप देखेंगे कि हम वस्तु विनिमय देखते हैं तो क्या होता है, जैसे गाय के बदले भैंस किसी को ट्रांसफर हो जाती है, मतलब एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा उसे प्रोडक्ट ही लेना पड़ता है। अगर गाय के बदले उसको भैंस नहीं लेनी है, कुछ और लेना है, तो उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उस गाय को लेके उसके बदले में उसकी आवश्यकता, वस्तु विनिमय की समस्या है। अब मुद्रा इसमें क्या करेगी, कि गाय अपना मुद्रा में बेच देगा और इसी मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लेगा। मुद्रा क्या होगा, एक तो इसने गाय का मूल्य तय किया कि ये गाय है कि, दूसरा वो एक्सचेंज का माध्यम बन गया। मुद्रा के जो बेसिक दो काम है, या मनी के जो दो बेसिक काम क्या है, विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन। अगर हम सिक्कों को देखें, सिक्के आपके क्या है, धात्विक मुद्रा। अब देखिए आपकी जो ये मुद्रा है कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपकी धातु मुद्रा हो सकती है, या आपकी पत्र मुद्रा हो सकती है, या आपकी डिजिटल करेंसी भी तो हो सकती है। आज की डेट में आप यूपीआई करते हैं, मतलब आपका जो पैसा है वो भौतिक रूप से उपलब्ध तो होता नहीं है, वो क्या है, एक डिजिटल फॉर्मेट। इसी तरह धातु मुद्रा के केस में आप देखेंगे मुद्रा धातु के रूप में होगी, या मुद्रा जिसको माना जाएगा वो क्या होगा, एक धातु होगी। पत्र मुद्रा के केस में देखेंगे आप, पेपर करेंसी होगी, और इस पेपर करेंसी को कोई क्या करेगा, एथोराइज करेगा। भारत के केस में भी देखिए आरबीआई एथोराइज करती है, हाँ ये पेपर करेंसी है। ठीक, उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से है, कितने मूल्य की है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई। इसी तरह से पुराने समय में इसको कौन डिसाइड करता था, राजा डिसाइड करता था कि एक धातु मुद्रा का मूल्य क्या होगा, वो राजा डिसाइड करता था। अब आप देखिए डिजिटल करेंसी है, मुद्रा को डिजिटल रूप में ट्रांसफर कर दिया है। तो इसी तरह जब हम सिक्के देखते हैं, ये किसका फॉर्मेट है, धातु मुद्रा का, मुद्रा है ये। तो आप जनरली देखेंगे
सिक्के के 2 भाग होते हैं, एक आपका पृष्ठ और एक आपका पट होता है। तब आपका एक हेड होता है और एक टेल होता है। ज़्यादातर सिक्कों में आप देखेंगे जो आपका पीछे का भाग होता है, उसमें एक तो उसका मूल्य लिखा होगा, जारी करने का समय लिखा होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। वहीं जब आप हेड भाग देखेंगे या पृष्ठ भाग देखेंगे, तो एक तो आपको राज्य का नाम मिलेगा, दूसरे आपको प्रतीक चिन्ह मिलेंगे कि उस राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे आप राजाओं के सिक्के देखेंगे, उसमें राजाओं के चित्र मिलेंगे। राजा कुछ अंकित करेंगे उन सिक्कों पे और जैसे ये ₹1 का अभी का सिक्का है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक तो मूल्य लिखा हुआ है, दूसरा इसमें किस भाषा में लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट कब जारी किया गया, ये इम्पोर्टेंट हो। ये कहाँ मिल रहा है आपको? पीछे के भाग। आगे के भाग में देखिए आपको क्या मिल रहा है, किस देश का है, किस क्षेत्र पे ये लागू होगा। हाँ, एक चिन्ह क्या है? दूसरे भाषा भी आपको देखने को मिल रही है, जैसे फ्रंट में ही देखिए आपको 2 भाषा देखने को मिली। तो सिक्के से हम क्या समझेंगे? एक सिक्का कब जारी किया गया, इसका मूल्य क्या है, इसके जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी विचारधारा ये कहीं न कहीं हमको देखने को मिलेगी, हमको भाषा देखने को मिलेगी। एक सिक्के के अध्ययन से हम साम्राज्य के विषय में, राज्य के विषय में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। उसकी आइडियोलॉजी को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है। इसी तरह से जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे, तो हम राजा की प्रणालियों को समझेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन-सा राजा किस तरह के चिन्हों को इस्तेमाल और उसकी विचारधारा क्या है प्रशासन को लेके, वो हम समझने की कोशिश करेंगे सिक्कों के माध्यम से। इसीलिए इतिहास में सिक्कों का अध्ययन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम मुद्रा शास्त्र देखें, तो हम जब मुद्रा का अध्ययन करेंगे, हम जब सिक्कों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि वो किस धातु का उपयोग कर रहा है। देखिए, धातु के उपयोग से आप क्या जानेंगे? एक तो उस राज्य में कौन-सी धातु उपलब्ध है। दूसरे उस राज्य की आर्थिक दशा है, वो कहीं न कहीं धातु से पता लगेगी। कैसे? हम मानते हैं कोई तांबे का सिक्का ज़्यादा जारी करेगा या कोई सोने का सिक्का ज़्यादा जारी करेगा या कोई चांदी का सिक्का ज़्यादा जारी करेगा। तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएँगे कि ये धातु प्रयोग में आ रही है, ये राजा को कहाँ से मिल रही है। हो सकता है वो किसी खनन क्षेत्र के नज़दीक में, जहाँ से उसको ये धातु आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। दूसरा, उस राजा की आर्थिक दशा कैसी? अगर वो सोने का सिक्का ज़्यादा जारी करेगा, कहीं उसकी आर्थिक दशा ज़्यादा अच्छी है। तांबे के सिक्के जारी करेंगे तो थोड़ी-सी कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था है। उसी तरह फिर आप देखेंगे बाद में कुछ को मिला के भी सिक्के जारी करेंगे, है ना? तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाएँगे कि थोड़ी मिडल लेवल में अर्थव्यवस्था है। फिर हम देखेंगे कि कुछ लोग शीशे के सिक्के भी जारी करेंगे, चमड़े के सिक्के भी जारी होंगे। तो इन सब से हम क्या अंदाज़ा लगा पाते हैं? उस राजा की आर्थिक दशा क्या है? तो हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उसमें धातु कौन सी प्रयोग हो रही है मुद्रा के रूप में, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका आकार और रूप क्या है। जैसे आहत मुद्रा के केस में आप देखें, जो आपकी आहत मुद्रा है, वो ज़्यादातर आपको क्या है, चौकोर मिलेगी। तो इससे हमको क्या पता लगेगा, कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है उस समाज का या उस राज्य व्यवस्था का। क्योंकि मुद्रा का आकार ये बताएगा ना कि वो राजा किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है या उस क्षेत्र में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसकी बेसिस पे वो मुद्रा जारी की जा रही है। मुद्रा शास्त्र में जो दूसरी चीज हम ध्यान में रखेंगे उसका आकार और उसका स्वरूप। हम जो तीसरी चीज ध्यान रखेंगे कि उसकी माप की पद्धति क्या है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि जो मुद्रा बनाई गई है उसको मापा किस में गया है या उसका जो आकार और स्वरूप है वो आकार और स्वरूप किस माप के आधार पर दिया गया है। जैसे इसमें आप एक शब्द सुनेंगे रत्ती। कितने रत्ती का वो सिक्का है, कितना वजन है उस सिक्के का, क्या उस वजन में एक रूपता है कि नहीं, ये सब भी हम देखेंगे। अगली हम देखेंगे कि उसको बनाया कैसे, निर्माण की विधि क्या है और जो उसपे लिपि है, वो लिपि कौन-सी है? क्योंकि लिपि से जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं राजा की विचारधारा का आपको पता लगेगा। तो हम लिपि को भी देखेंगे किस लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम एक सिक्के का अध्ययन करते हैं या हम मुद्रा शास्त्र ओवरऑल अध्ययन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसमें जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस क्या स्थिति है उस मुद्रा की और फिर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं उस समाज के बारे में या उस व्यवस्था के बारे में, कि किस तरह की व्यवस्था रही होगी। अब हम अगर देखें तो सबसे पहले ये सिक्के कहाँ जारी किए? अगर हम विश्व में देखें, तो ये लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास जारी हो रहे हैं और वो भी कहाँ पे? पश्चिम एशिया के लीडिया नामक स्थान से। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रम के सिक्के हैं।
इलेक्ट्रम के सिक्के मतलब सोना और चांदी का मिश्रण है ये। तो आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक, पहले सिक्के जारी हुए वो किस धातु के थे? और या फिर धातु का नाम आपको दे देगा कि ये इलेक्ट्रम के सिक्के, इसमें किन धातुओं का मिश्रण है? तो 2 तरह से सवाल इसमें बनते हैं। अब देखिए, विश्व के जो सबसे पहले सिक्के हैं वो 700 ईसा पूर्व में लीडिया से और सोने और चांदी का मिश्रण है ये, जिसको इलेक्ट्रम कह रहे हैं, वो सिक्के जारी हो रहे हैं। ये वो इलेक्ट्रम का सिक्का है। ये मुख पे देखिए, जो आपका हेड है, उसपे आपको क्या मिलेगा? एक सिंह का चित्र मिलेगा और ये क्या है? गोलाकार ये है। तो जो आपको लीडिया से सिक्का मिल रहा है उसमें 2 चीजें, एक ये गोलाकार सिक्के हैं ज्यादातर, दूसरा इस पे सिंह का चित्र बना हुआ है और इसकी जो बैक साइड में है उसको कुछ आपको आयताकार धब्बे जैसे दिखेंगे या आयताकार चिन्ह मिलेंगे और उसके बेसिस पे हम इस सिक्के का अध्ययन करते हैं। अगला हम देखें अगर पाषाण काल की बात, पाषाण काल में क्या है? आपका वस्तु विनिमय चल रहा है। पाषाण काल में मुद्रा कहीं देखने को नहीं मिल रही है। लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान दे रहे हैं। व्यक्ति के पास सेब है, इस व्यक्ति के पास मुर्गी है, इसको मुर्गी की आवश्यकता है, इसको सेब की आवश्यकता है। ये सेब अपना इनको दे देंगे, ये अपनी मुर्गी इनको दे देंगे। इस तरह से क्या होता था? वस्तु विनिमय चलता था। ताम्र पाषाण काल में भी आप देखेंगे वहां भी वस्तु विनिमय ही आपको मिलेगा। ताम्र पाषाण काल तक आपको कहीं मुद्रा देखने को नहीं मिलेगी या विनिमय का माध्यम नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जब ताम्र पाषाण काल के अंत के काल में आएंगे तो आपको सीपियां या कौड़िया जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक मुद्रा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है या वस्तु विनिमय के माध्यम रूप में प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन जब आप वैदिक युग में आएंगे तो वैदिक युग में आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, एक तो एक निष्क्रिय है, हिरण्यपिंड है, स्वर्ण है, सतनाम है और पाद है। ये सारे शब्द आपको मिल रहे हैं कहाँ पे? ऋग्वेद में। और इनको किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मुद्रा के रूप में कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनको वास्तव में मुद्रा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अधिकृत जारी करता है वो मुद्रा में होना आवश्यक है। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, जो उस सिक्कों को एथराइज करे कि हाँ ये उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का सिक्का, उसको कहीं ना कहीं हम मुद्रा मानेंगे। लेकिन ये जितने आपको मिल रहे हैं, चाहे वो निष्क मिल रहा है, चाहे निष्क द्रव्य मिल रहा है, ये सब क्या है? माध्यम के रूप में प्रयोग हो रही है। जैसे निष्क में आप देखेंगे कि ये आपको स्वर्णाभूषण, निष्क के विषय में एक सवाल आप याद रखेंगे, दो तरीके से प्रयोग किया गया। पहला, ये आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था और बाद में इसी निष्क को मूल्य मापक या मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ है, मुद्रा वास्तव में इसको नहीं माना जाता। लेकिन आपको ऋग्वेद में कहीं न कहीं एक ऐसी व्यवस्था मिलेगी, जो एक विनिमय का माध्यम सेट करेगी। मतलब आपको एक ऐसे धातु का प्रयोग दिखाएगी। कहीं न कहीं ये तय करेगा कि विनिमय का माध्यम है। अब देखिए, ऋग्वेद की इस व्यवस्था के साथ विनिमय के माध्यम भी है, लेकिन साथ-साथ वस्तु विनिमय आपको अभी देखने को मिलेगा। तो वस्तु विनिमय ऐसा नहीं समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि आज वर्तमान व्यवस्था में भी देखिए, अभी भी आपको वस्तु विनिमय कई जगहों पे देखने को मिलेगा। एक सामान के बदले दूसरा सामान लोग ले दे रहे हैं आपस में। वो तो एक व्यवस्था का पार्ट है, अभी भी बना हुआ है। तो आपका हिरण्य पिंड, ये भी देखिए आपका सोने का है, स्वर्ण भी आपका सोने का है, मान भी आपका सोने का। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि जो सोना धातु वो कहीं ना कहीं एक मूल्य मापक की भूमिका में आ रहा है। इसके बेसिस पे चीजों का मूल्य डिसाइड हो रहा है। अगर हम उपमहाद्वीप में देखें या भारतीय उपमहाद्वीप, तो हमको सिक्कों का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिल रहा है? तो लगभग हमको छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना चालू हो जाएगा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से कोई ऐसे अथराइज सिक्के आपको नहीं मिलेंगे, कोई ऐसी अथराइज धातु आपको नहीं मिलेगी जिसको मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया हो। उसके बाद हम देखेंगे सिक्के हैं, इनके वजन की इकाई है। तो सिक्कों का एक निर्धारित वजन होना चाहिए। अगर हम किसी कहेंगे, एक निर्धारित मूल्य हो, एक निर्धारित वजन हो, निर्धारित अथॉरिटी हो, तो उसके वजन को निर्धारित करने की विधि बनी। तो एक तो रत्तिक और रत्ती कहते हैं। आपने देखा होगा कि कितने रत्ती का सोना है ना? तो रत्ती कहीं न कहीं क्या बना? एक वेट डिसाइडिंग फैक्टर बना और इस रत्ती को निर्धारित कैसे करते थे? गुंजा और लाल काले बीज होते थे। उन गुंजा के बीजों से हम ये तय करते थे कि कितने गुंजा के बीज से एक रत्ती बनेगा। तो धीरे-धीरे अब क्या देखेंगे आप, इन सिक्कों के वजन की हमने एक इकाई तय कर दी। हमने बताया कि देखो ये 16 रत्ती का सिक्का है और वो 16 रत्ती का वेट कहाँ से डिसाइड हो रहा है? गुंजा के बीजों से। फिर हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो आपको व्यवस्था मिलती है, आपकी मंजाडी और कलंजू के नाम से एक व्यवस्था मिलती है। तो जो मंजाडी और कलंजू के बीज, इनको आधार मान के कहीं न कहीं वजन मापा जाएगा सिक्कों का।
अब ये देखिए, ये आपके क्या है? ये आपका गुंजा का पौधा है। इस गुंजा के पौधे से कुछ इस तरह का बीज मिलता है। अब इस एक बीज के बेसिस पे हम ये तय करेंगे किसी मुद्रा का वजन कितना होगा। हमने मान लीजिए एक मुद्रा बनाई और उसको हमने बोला कि भाई ये गुंजा के 4 बीजों के बराबर है। इसके बेसिस पे हम मुद्रा का वजन मापते थे। कुछ इस तरह की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है इतिहास में। अब हम देखेंगे अगर आहत सिक्के आप देखिए, एक तो आपको ये चौकोर मिलेंगे और दूसरे आहत सिक्के पे क्या है, आपको इस तरह से निशान मिलेंगे। तो आहत किया गया है, इन पे चोट मार के ये निशान बनाए गए हैं कहीं न कहीं। दूसरा, इनके कोने आपको कई बार कटे हुए मिलेंगे। आहत सिक्कों की जो दूसरी पहचान है, एक तो ज़्यादातर आपको आयताकार मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे ये कटे हुए मिलेंगे किनारे से और इन पे क्या है, निशान बने हुए हैं और इन निशानों में कोई एक पैटर्न खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती समय के हाथ तो कई बार निशानों में एकरूपता नहीं होगी। हाँ, वो किसी संदेश के साथ निशान हो सकते हैं। आपको कई बार सूर्य जैसी देखिए व्यवस्था देखने को मिलेगी, सिक्के पे सूर्य जैसा बनाया गया है, कहीं-कहीं पे मछली जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो एक निशान मिल सकता है लेकिन सिक्कों में एकरूपता नहीं होगी। सारे सिक्के एक ही जैसे नहीं होंगे। तो ये हो गए आपके आहत सिक्के। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ आपको तांबे के मिलेंगे और ज़्यादातर आपको क्या है, चांदी के मिलेंगे। तांबा भी होगा, पर मुख्य भूमिका में कौन होगा? चांदी होगा। जैसे मैंने बताया कि ये आयताकार है ज़्यादातर, इसके अलावा इनका लेकिन आर और आकार ये दोनों निश्चित। इस समय के जो सिक्के का सबसे मेन आप देखिए, इनका भारा तय हो रहा है, कहीं न कहीं इनका आकार भी तय हो जा रहा है। ओवरऑल ये सिक्के किस आकार के होंगे? तो आप देख रहे हैं ना आयताकार सिक्के ज़्यादातर, एक आकार दिया जा रहा है सिक्कों को। जैसे मैंने अभी बताया कि रत्ती भार वाले, तो 32 रत्ती के सिक्के ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो गुंजा के बीज से रत्ती का भार निकाला जा रहा था, उसी रत्ती के भार से ये सिक्के बनाए जा रहे हैं। तो गुंजा का बीज है, गुंजा के बीज को मान लो 4 गुंजा का बीज 4 रत्ती हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ये सिक्के कितना है? 32 रत्ती मतलब गुंजा के 32 बीज का जितना वज़न होगा, उतना वज़न इस सिक्के का होगा। कुछ इस तरह से हमने आधार तय किया कि सिक्के का वेट कितना हो। लेकिन इन पे आप क्या देख रहे हैं? अभिलेख नहीं मिलेंगे। मतलब इनको जारी किसने किया? इसका मूल्य कितना है? ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पे क्या है? अभिलेख नहीं मिलेंगे। तो ये आहत सिक्कों की पहचान है। आपसे पूछा जा सकता है कि आहत सिक्के की क्या पहचान है? आपको ऑप्शन दिए जाएँगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात कि रत्ती के भार पे है, आयताकार है, किनारे से ज़्यादातर कटे हुए मिलेंगे, अधिकतर चांदी के मिलेंगे, पर यहाँ अगर आपको फँसाना हो कि तांबे के भी थे क्या? आप टिक लगाएँगे कि हाँ, तांबे के भी है। दूसरा इन पे अभिलेख नहीं मिलेंगे। अब देखिए आहत सिक्कों को अगर हम देखें, तो विभिन्न राज्य परंपराओं में हमको अलग-अलग देखने को मिलते हैं या उनमें कुछ हमको भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम अगर देखें कि जो आपका तक्षशिला क्षेत्र है, कंधार का क्षेत्र या ये अफ़गानिस्तान जो वर्तमान है, वहाँ का क्षेत्र अगर हम देखें, तो वहाँ पे आपको एक तो उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र है ये, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वज़नदार मानक मिलेगा, तो मतलब जो मानक बनाया जाएगा वो वज़नदार ज़्यादा होगा और एक आहत चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो आपका चिन्ह बनेगा उसमें कहीं न कहीं क्या है, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर जब आप कोशल के क्षेत्र में चले जाएँ, तो आपका मध्य गंगा का मैदान है, वहाँ पे आपको वज़नदार सिक्के मिलेंगे, लेकिन बहु-आहत चिन्ह मिलेंगे। मतलब एक ही आहत सिक्के पे कई तरह के चिन्ह मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अवंती वाले क्षेत्र में, अवंती में आपको क्या मिलेगा? ये भी पश्चिम भारत का क्षेत्र है और यहाँ कम वज़नदार मतलब जो सिक्के यहाँ पे मिलेंगे आहत सिक्के, का वज़न कम होगा और इनमें भी जो चिन्ह लग होगा, वो एक चिन्ह होगा मतलब यहाँ पे एकरूपता बढ़ रही है। मगध के क्षेत्र में आप देखिए, तो ये भी आपका पूरा मगध का ही क्षेत्र है। यहाँ पे आपको कम वज़नदार के सिक्के मिलेंगे और बहु-आहत चिन्ह। तो एक ही आहत सिक्के पे कई तरह के चिन्ह मिलेंगे। तो जो आपका महाजनपद का काल या महाजनपद के काल से कुछ पहले भी आप देखेंगे, आहत सिक्के तो आपको देखने को मिलेंगे। उनमें आपको विभिन्नता मिलेगी अलग-अलग क्षेत्रों और उसके बेसिस पे हम उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि उस समय क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। तो जैसे हमने बात की देखिए आपका ये मगध का क्षेत्र हो गया, आपका ये गांधार का क्षेत्र हो गया, आपका ये अवंती का क्षेत्र हो गया। तो जो आपकी महाजनपद व्यवस्था है, जिनमें ये क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपको सिक्के देखने को कहीं न कहीं मिलेंगे और उनमें कुछ विशेषता मिलेगी। अगर हम दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में देखें, तो हमको इंडो ग्रीक के सिक्के मिलते हैं और इंडो ग्रीक के सिक्कों में जो खास बात है, एक तो इनको सांचों में ढाला जाएगा, दूसरा ये गोलाकार होंगे और इनमें सबसे पहली बात क्या आपको मिलेगा, राजा का नाम मिलेगा और तस्वीर बनी मिलेगी।
मतलब जब इंडो ग्रीक सिक्के जारी हो रहे हैं कब दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उनको एक तो सांचों में ढाल दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा उनकी आकार में क्या होगी एक रूपता होगी। उसके बाद वो आकार कौन सा है, ज्यादातर उनको गोलाकार बनाया जा रहा है और उसमें राजा का विवरण भी दिया जा रहा है। अब इससे आपको जो राजा का विवरण दिया जाएगा उससे आप क्या निकालेंगे कि राजा का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो क्या है। दूसरा, कई बार आपको प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलेगा कि उस राजा का कितने क्षेत्र पे प्रभाव है, क्योंकि जहां उसका क्षेत्र होगा वहीं उसके सिक्के ज्यादा इस्तेमाल होंगे। लेकिन इस पे निष्कर्ष हम नहीं निकालेंगे, एकदम पिन पॉइंट के साथ नहीं कहेंगे कि नहीं यहाँ तक राजा का क्षेत्र था, क्योंकि कई बार आपको राजा के क्षेत्र के बाहर भी उपयोग होते मिलेंगे। हम उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब ये देखिए इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं इनमें एक तो हमको राजा का चिन्ह मिल रहा है, दूसरा पशु चिन्ह भी मिल रहे हैं। तो उनकी जो धार्मिक परंपरा है वो भी हमको दिखाई दे रही है। और इन सिक्कों की जो खास बात कि एक निश्चित आकार के सिक्के जारी करेंगे ये लोग और वो गोल पूरे दिखेंगे, क्योंकि सांचे में ढलेंगे जो उनकी गोलाई होगी वो भी आपको स्पष्ट दिखेगी। वहीं आप जब आहत सिक्के देखेंगे तो उनका आकार क्यों इतना डिस्टर्ब है, क्यों वो एक आकार के नहीं है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो सांचे में ना ढाले गए हों, वो किसी और विधि से बनाया गया हो। तो इस वजह से उसमें एकरूपता नहीं है। लेकिन जब आपका सिक्का सांचे में ढलना प्रारंभ हो तो एक बात, एक तो ढलाई का ज्ञान हो गया लोगों को, दूसरा सांचे के कारण एकरूपता हो सिक्कों में, इस विचारधारा का भी आपको कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। तो समाज में मुद्रा इस्तेमाल हो, में एकरूपता हो। अगर हम इंडो ग्रीक के सिक्कों को देखें या इनका डिटेल में अध्ययन करें, तो एक तो हमको मिलता है कि इनमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है और 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। मतलब एक ही सिक्के में 2 भाषा और 2 लिपि मिलती है। आगे के भाग में आपको ग्रीक मिलेगी और पीछे का भाग उसमें क्या आपको प्राकृत मिलेगी। तो हमको प्रभाव दिखता है कि राजा जिस क्षेत्र में सिक्के जारी कर रहा है, उस क्षेत्र में किस भाषा का प्रभाव है। कि सिक्के जारी करने पे भाषा का इस्तेमाल कौन-सी करेंगे? वही भाषा जिसको जनता आसानी से जान सके, या जिस क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता उस भाषा को जानती हो, तभी आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत के सिक्के में आप देखिए हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है आपके पृष्ठ भाग पे, तो हिंदी में क्यों लिखा है? क्या ताकि जो भारत के लोग हैं उसको आसानी से समझ सकें, उसको जान सकें। इससे आप ये भी देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश भाषा कहीं न कहीं भारत में बहुतायत में बोली जाती है, मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं और समझते हैं। वहीं आप भारत के नोट में भी देखेंगे तो आपको अन्य भाषाएँ भी देखने को मिलेंगी। तो जो अन्य भाषाएँ हैं, वो भी रिप्रेज़ेंट करती हैं भारत के क्षेत्र में कितनी भाषा बोली जा रही है, कितनी भाषा को जानने वाले लोग रहते हैं, उनकी मान्यता क्या है, उसके आधार पे नोट में या सिक्के में भाषा का प्रयोग हो रहा है। इंडो ग्रीक सिक्के की एक अन्य विशेषता है कि हमको 2 राजाओं के संयुक्त चित्र देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्या प्रमाणित करता है? ये द्वैत शासन को दिखाता है। दोहरा प्रशासनिक व्यवस्था है या एक ही राज्य पे 2 राजाओं का संयुक्त शासन है। आपसी जो समझौते हैं, वो देखने को मिलेंगे। युद्ध को टालने के लिए ऐसी द्वैत शासन जैसी व्यवस्था भी बनाई गई है। इस तरह की विचारधारा भी हमको मिल जाएगी। ज़्यादातर जो इनकी लिपि है, क्या आपको मिलती है? खरोष्ठी लिपि मिलती है। और ब्राह्मी लिपि भी कहीं-कहीं मिलती है। हमने कहा था ना द्विभाषा और द्विलिपि। तो जो द्विलिपि है उसमें आपको खरोष्ठी और ब्राह्मी मिलेगी, जो द्विभाषा है उसमें आपको ग्रीक और प्राकृत भाषा मिल रही है। तो इस तरह से जब हम इंडो ग्रीक सिक्के का डिटेल एनालिसिस डिटेल में उस सिक्कों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है उस इंडो ग्रीक समाज के बारे में। अगर हम कुषाण शासन व्यवस्था देखें भारत में, जो कि पहली से चौथी शताब्दी में मिलती है, तो आपको यहाँ मिलेगा कि कुषाणों के काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के निर्गत किए गए। कुषाण शासन में सोना बहुतायत में उपलब्ध रहा भारत में, और भारत में सोने के सिक्के खूब जारी किए। तो आपसे कुषाण शासन के विषय में अक्सर प्रश्न पूछता है कि किसके प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के निर्गत किए गए हैं, सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। आप वहां देखेंगे आपको कुषाण शासन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन इस कुषाण शासन व्यवस्था में भी आपको तांबे के कुछ सिक्के मिलेंगे। देखिए, जो आपके बड़े लेन-देन है, वो आपके किसमें सोने के सिक्के में होंगे। लेकिन जो आपके छोटे लेन-देन है, उनको करने के लिए आपको कहीं न कहीं तांबे के सिक्के की आवश्यकता होगी या कम मूल्य के सिक्कों की आवश्यकता होगी। जो आपके कम मूल्य के सिक्के, वो तांबे हो गए। तांबे का इस्तेमाल छोटे लेन-देन के लिए, जो आपका सोने का सिक्का है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े लेन-देन के लिए। ज़्यादा सिक्के किसके जारी हो रहे हैं? सोने के। तो कहीं न कहीं उस समाज की समृद्धि का हमको ज्ञान होता है। समाज में कितने समृद्ध लोग रहते हैं। ये देखिए, ये कुषाणकालीन सिक्के हैं, जिन पे हमको राजा के चित्र, हमको भाषा देखने को मिलेगी कुषाणों की, उनके कुछ प्रतीक हमको देखने को मिलेंगे। हम ये अंदाजा लगा पाएँगे, व्यवस्था में जो समाज है, या जो राजा की सोच है, वो क्या है? इससे हमको इतिहास के अध्ययन में एक समझ विकसित होती है। हमने कुषाण शासन व्यवस्था देखी, पहली से ही चौथी शताब्दी में है। उसके बाद की जब हम व्यवस्था देख रहे हैं, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से
चौथी शताब्दी ईस्वी तक। देखिए कई बार क्या होगा कि कुछ सिक्के पैरेलल भी चलेंगे। एक ही क्षेत्र में 2 राजाओं के सिक्के भी चल सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कुछ सिक्के पहले से चलेंगे, बाद तक चलेंगे, थोड़े समय के लिए आएँगे, फिर लंबे समय तक चलते ही रहेंगे। तो आप ध्यान में रख के पढ़िएगा। तो जो तीसरी शताब्दी और ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक जो सिक्के जारी हो रहे हैं, ये कौन जारी करेगा? क्योंकि आपको देखेंगे जनपद और गणराज्य जैसी व्यवस्था बन जाएगी और ये क्या करेंगे फिर अपने-अपने सिक्के जारी करेंगे। आपको कहीं न कहीं जब महाजनपद देखें, तो महाजनपद से पहले भी कुछ जनपद बनेंगे और वो जनपद धीरे-धीरे क्या होंगे स्वतंत्र होंगे। तो उनका अपने राज्य पे खुद का ही नियंत्रण होगा और वो स्वतंत्र राज्य सिक्के जारी करेंगे। उनमें भी ये भाव आएगा, अपने क्षेत्र अपने जारी किए हुए सिक्के चलाने चाहिए। तो एक जो आप देखेंगे जो एक आर्थिक तंत्र बनाएँगे या फिर एक आर्थिक व्यवस्था बनाएँगे जनपद में सिक्कों की भूमिका आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जनपद अपने क्षेत्र में सिक्के जारी करेंगे। तो हमको इतिहास अध्ययन में इन जनपदों के सिक्के देखने को मिलते हैं। फिर हम देखेंगे कैसे किसी जनपद के सिक्के को रिप्लेस करके पूरे क्षेत्र पे एक दूसरी व्यवस्था आती है। या उसके साथ-साथ एक व्यवस्था आती है। फिर हम उससे कहीं न कहीं अध्ययन लगाएँगे कि ये 5 जनपद मिला के किसी एक क्षेत्र के अंदर आ गए। जब हम गणराज्यों के सिक्के देखेंगे, तो उनमें आपको मिलेगा जैसे आपका अर्जुनायक, उदयहील, मालव, यौधेय इन क्षेत्रों के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। क्या जब हम नगरों के नाम पे सिक्के देखेंगे, कुछ नगर भी सिक्के जारी करेंगे, जो आपके बड़े नगर होंगे, उनकी आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होगी, वो सिक्के जारी करेंगे। इसमें आपको त्रिपुरी, उज्जैनी, कौशाम्बी, विदिशा, महिष्मती, माध्यमिक, वाराणसी, तक्षशिला ये सारे स्थान क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होंगे, तो ये अपने-अपने नगरों के नाम पे भी सिक्के जारी करेंगे। दक्कन में अगर आप देखेंगे, तो सातवाहन आपके राज्य, सातवाहन राज्य भी सिक्के जारी करेंगे। सातवाहनों के अपने सिक्के भी हमको दक्कन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब आप मौर्य काल में देखेंगे, तो वहाँ मौर्य काल के अपने सिक्के चलेंगे पूरे क्षेत्र। तो इस तरह जिस क्षेत्र पे जिस राज्य का शासन है या जिस राजनीतिक व्यवस्था का शासन है, वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को दिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए या फिर कहें अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए सिक्के जारी करेगा जो उसके क्षेत्र में चलेंगे। अगर हम पश्चिम दक्कन में देखें, ये जो आपके लगभग फर्स्ट सेंचुरी के आसपास सिक्के प्रचलित हो रहे हैं, उसमें हमको सातवाहन के सिक्के एक तो मिल जा रहे हैं, दूसरा आपको क्षत्रप के सिक्के मिलेंगे, फिर आपको आहत सिक्के भी चलते हुए साथ-साथ मिलेंगे और उसके साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलेंगे। रोमन सिक्कों के विषय में आप देखें, तो आपका रोमन के साथ हमारा व्यापार है, बहुत तेज होगा। रोमन से बहुत सारा धन आएगा भारत में। ये जो रोमन के लोग हैं, वो भारत से मसालों का, भारत से कपड़ों का ये व्यवसाय करेंगे। तो यहाँ से वो धन लेके जाएँगे और वहाँ से सिक्के लेके आएँगे। उनको रोमन प्रशासनिक व्यवस्था के सिक्के भारत में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा रोमन के साथ व्यापार किस तरह का था। अगर हम गुप्त साम्राज्य के सिक्के देखें, तो आपको ये शब्द याद रखना होगा क्योंकि कई बार इस शब्द को ही पूछा जाता है कि दिनार क्या है? दिनार जो आपका गुप्त साम्राज्य का सिक्का है और इस सिक्के पे सैनिक की वेशभूषा में शासक दिखाई गए। तो दिनार नामक सिक्के गुप्त साम्राज्य के राजा को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त इन दोनों को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछेगा कि वीणा बजाते हुए जो चित्र है वो किसका है? यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको उसमें समुद्रगुप्त का नाम मिलेगा और इस क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है, समुद्रगुप्त का नाम आपको नहीं देगा बल्कि कुमारगुप्त का नाम दे देगा। क्योंकि समुद्रगुप्त का नाम ज्यादा है, फेमस है, तो ये ज्यादातर लोगों को याद रहता है। लेकिन कुमारगुप्त का नाम इतना लोगों को याद नहीं रहता, तो समुद्रगुप्त का नाम नहीं देके आपको कुमारगुप्त का नाम दे देगा। तो हमें दोनों नामों को याद रखिएगा, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों को गुप्त साम्राज्य के पीड़ा बजाते हुए दिखाया। अब हम देखेंगे जो सातवाहन के बाद वंश आता है उसको बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश शीशे के सिक्के जारी करेगा। इन वंश के नाम को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो या ना याद आ रहा हो, तो आप पेशेंस रखिएगा, हम इनको बहुत डिटेल में देखेंगे। एक-एक वंश के एक-एक राजा को, तो उसकी व्यवस्था को बहुत डिटेल में देखेंगे। तो ये सब फिर से रिपीट होगा। लेकिन अगर आपको टिक लगाने वाले क्वेश्चन या ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक लगाना है, तो आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, फिर भी आप आसानी से टिक लगा ले जाएँगे। फिर आपसे पूछा जाए कि भई बीड़ा बजाते हुए किसका सिक्का है? आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त और आपने सिर्फ समुद्रगुप्त याद रख लिया। तो आप सिर्फ गुप्त याद रखिए कि गुप्त साम्राज्य के बस इस तरह से आप कनेक्ट करके याद करेंगे, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। मध्यकाल में अगर मुद्रा देखें तो चौथी सदी के अंत से और 5वीं सदी के प्रारंभ में सिक्के, इसमें हमको क्या मिल रहा है? कालन कायन शासक के तांबे के सिक्के मिलेंगे।
फिर हम अगर देखेंगे 5वीं और 7वीं सदियों के बीच, तो विष्णुकंडित शासक के तांबे के सिक्के मिलेंगे। फिर अगर हम तीसरी से चौथी सदी में देख रहे हैं, तो हमको पश्चिम दक्कन क्षेत्र में त्रैकूट शासकों के चांदी के सिक्के मिलेंगे। छठी सदी में अगर हम देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कलचुरी शासक बहुत फेमस है महाराष्ट्र के क्षेत्र। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसका। तो ये चांदी के सिक्के जारी करेंगे। गंगा के मैदान में हम देखेंगे गुर्जर और प्रतिहार वंश आएगा। गुर्जर और प्रतिहार क्या करेगा? अपधातु सिक्के जारी करेगा। फिर हम राजस्थान व गुजरात में देखेंगे तो इनके अपने स्थानीय सिक्के भी मिलेंगे। और 8वीं और 9वीं सदी में अगर हम देखें, सिंध के अरब शासकों के सिक्के मिलेंगे। और इसी के बाद आप देखेंगे कि अरबों का आक्रमण का काल भी स्टार्ट हो जाएगा भारत। तो मध्यकाल में जो मुद्रा व्यवस्था है, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग आपको कहीं देखने को मिले। हर राजा अपने-अपने सिक्के जारी करता है। दूसरा, वो अपनी-अपनी उपलब्ध धातु के आधार पे सिक्के जारी कर रहा है। तो अगर किसी के पास तांबा ज़्यादा है या उस क्षेत्र में तांबा ज़्यादा है, तो वो तांबे के सिक्के जारी कर रहा है। चांदी ज़्यादा है, तो चांदी के सिक्के जारी कर रहा है। और कुछ लोग मिक्स धातु के भी सिक्के जारी कर रहे हैं। अगर मध्यकाल में ही देखें, जो आपकी कश्मीर का क्षेत्र है, आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे, हुंडियाँ और कौड़ियाँ मिलेंगी आपको, जिनका उपयोग किया जाएगा मूल्य मापक के रूप में या मुद्रा के रूप में। तो अगर हम छठी से 7वीं शताब्दी में देखें, तो बंगाल का जो शशांक शासक है, उसने क्या है, स्वर्ण मुद्राओं का खूब उपयोग। उसके बाद अगर 7वीं और 13वीं सदियों के मध्य चले जाएँ, तो हम देखेंगे जो बंगाल में हरिकेल नाम के सिक्के चलेंगे खूब। 11वीं सदी में गोवा के कदम शासक सिक्के जारी करेंगे और इनके सिक्के होंगे स्वर्ण धातु के। मध्यकाल में ईस्ट से लेके गोवा तक का क्षेत्र, पूरे भारत का क्षेत्र धीरे-धीरे आप देखें, बंगाल का क्षेत्र देखें, या अन्य जगहों पे देखेंगे तो स्थानीय सिक्के चल रहे हैं, अलग-अलग नाम से चल रहे हैं, है ना? जैसे आप बंगाल में ध्यान रखिए, आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि हरकेल हमको दिखता है बंगाल में, ये क्या है? आप हरकेल से अंदाजा ना लगा पाएँ शायद, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा है, ध्यान रखा है, तो आप टिक लगा पाएँगे कि हरकेली सिक्के का नाम है। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे जो आपका इल्तुतमिश है, ये एक काम स्टार्ट करता है कि नियमित रूप से सिक्के जारी करने का काम करेगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आपको जो सिक्के हैं ना, वो टाइम फ्रेम में जारी होते रहेंगे। मतलब उसने मान लीजिए उसका शासन 10 साल का है फॉर एग्जांपल, उसने एक व्यवस्था बना दी कि हर 6 महीने पे सिक्के जारी होंगे और कितने सिक्के जारी होंगे ये उसने तय कर दिया। इससे क्या होगा, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें एकरूपता बनेगी। तो कई बार सिक्के जारी करने का जो सिस्टम है, सिस्टम को जब हम समझते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि उस राजा की या उस शासक की आर्थिक नीति कितनी मजबूत थी, या वो अर्थव्यवस्था के विषय में कितना सोचता है, या उसकी नीतियाँ कितनी प्रभावशाली होंगी, उसका हम अंदाजा लगा पाएँगे। तो इल्तुतमिश के शासन में हम देखेंगे, वो सिक्के तो जारी करेगा ही, लेकिन वो सिक्के जो उसके होंगे, नियमित होंगे और एक निश्चित मात्रा में जारी होंगे। तो एक टाइम फ्रेम के बाद भी एक निश्चित मात्रा में जारी होंगे, जिससे आपको एकरूपता मिलेगी। तब जो आर्थिक उतार-चढ़ाव है समाज में, वो बहुत तेज नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखेंगे, उसने क्या किया, खलीफा का नाम हटा दिया। पहले क्या होता था, जो इल्तुतमिश या उसके पहले के शासक हैं, या जो अरब के शासक हैं, वो सब खलीफा को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते थे। अपने सिक्कों पे खलीफा को स्थान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सबसे पहले काम किया। उसने क्या किया, खलीफा के नाम पे अपने सिक्के जारी किए। उसने खलीफा के नाम को हटा दिया और ये कहना चाहा कि मैं ज़्यादा ताकतवर, तो आप लोग मेरी अधीनता मानिए, खलीफा की अधीनता मत मानिए। खलीफा को ओवरटेक करके ये खुद को दिखा रहा था। उसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे। इसने क्या किया, टोकन मुद्रा जारी की। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, आपको समय से पहले एक व्यवस्था मिल जा रही है। तो उस समाज को इस व्यवस्था का अंदाजा भी नहीं था, नहीं समझ नहीं थी। उसके बाद भी इस व्यवस्था को दिया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन मुद्रा जारी की। टोकन मुद्रा का मतलब जैसे आपकी जो समय में भी आप जाते हैं ना किसी दुकान पे, तो आपको क्या टोकन मिल जाता है। टोकन के बदले बाद में आपको क्या मिलता है, सामान मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी टोकन मुद्रा हो गई। और फिर इसमें क्या होगी, जालसाजी भी बहुत होगी। तो इसमें आप देखेंगे जालसाजी भी खूब होगी। मतलब लोग नकली टोकन जारी करेंगे और उसके बेसिस पे अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेंगे या अपने निजी उपयोग के लिए प्रयोग करेंगे। तो हमको जो याद रखना है वो ये है, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा जारी की। उसके बाद अगर हम अहोम शासकों के सिक्के, तो हमको उनमें भी एकरूपता मिलेगी। विजयनगर का सिक्का अगर हम देखें, तो यहाँ पे सोने का पगोड़ा और वराह नाम से सिक्के जारी हो रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के समय ही दिल्ली के क्षेत्र में और दिल्ली के बाहर के क्षेत्र जो सिक्के मिल रहे हैं, उनको हमने यहाँ डिटेल में देख लिया। आगे अगर हम देखें मुगल साम्राज्य,
मुगल साम्राज्य में बाबर क्या करता है? शाहरुखी के नाम से सिक्का जारी करता है। आपसे पूछा जाए कि शाहरुखी के नाम से सिक्के जारी किए, वो कौन जारी करता है? बाबर करता है। जहांगीर के समय में आप देखेंगे, उसने अपने सिक्कों पे हाथ में शराब लेकर सिक्का जारी किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा राजा था मुगल साम्राज्य, जिसने अपने सिक्कों में हाथ में शराब लेके चित्र बनवाए हैं? वो राजा कौन-सा है? जहांगीर वो राजा है। सूर्यवंश में आप देखेंगे तो चांदी का रुपया आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, हम मुगल साम्राज्य को क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद जब आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था आएगी या फिर हम कहेंगे कि एक अंग्रेजों का शासनकाल आएगा, मुगल के बाद ही अंग्रेज आएँगे। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को हम जब पढ़ेंगे, तो हम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पे आपको जो मुद्रा है और उसको बनाए जाने की व्यवस्था है, उसमें बहुत डाइवर्स मिलेगा। आपको एक बहुत बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। तो उस वाले पार्ट को हमको कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना होगा, तभी हम समझ पाएँगे। तो उससे कनेक्ट होगा आपका वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, वर्तमान मुद्रा शास्त्र। अगर हम देखें कि इन सिक्कों के अवलोकन से हमको लाभ क्या होगा, तो हमने इसे पहले भी देखा था कि हमको उसके विस्तार क्षेत्र का ज्ञान होगा, किस क्षेत्र तक उस राजा का विस्तार है। फिर हमको व्यापारिक संबंधों का ज्ञान होगा, आपको रोमन सिक्के मिल रहे थे। तो आपने क्या अंदाजा लगाया कि हमारा व्यापार रोमन तक हो रहा था? फिर आपने आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया कैसे? जो धातु प्रयोग हो रही है, उसके आधार पे आपको तिथि ज्ञान मिल रहा है, सिक्के पे कहीं न कहीं अगर तिथि लिखी है, तो आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था का काल क्या था? उस राजा का शासन काल क्या था? आपको उसका ज्ञान आसानी से हो सकता है। फिर आपको शासक का ज्ञान मिलेगा क्योंकि शासक क्या करेगा? अपने चित्र जारी करवाएगा उस सिक्के। आपको जैसे वीणा बजाते हुए का मिल रहा है आपको समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का, तो आपको शासक का ज्ञान हो रहा है। उसके साथ-साथ हमको धार्मिक मान्यता का भी ज्ञान होगा। जैसे आपका प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होंगे सिक्के पे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? कि उस किस धार्मिक मान्यता को मानता है। वो सिंह को मानेगा, वो वीणा को मानेगा, ठीक है? या किसी अन्य जीव का अगर आपको चित्र मिलेगा, तो इस तरह से कहीं न कहीं हमको उस समाज की धार्मिक मान्यता मिलेगी। उसमें भाषा क्या प्रयोग हो रही है, और उस भाषा को किस धर्म में ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसमें लिपि कौन-सी प्रयोग हो रही है, लिपि को किस धर्म में ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो हमको इस तरह से सिक्कों के जो अध्ययन से ओवरऑल एक समाज को समझने का या हम कहें इतिहास को समझने का अनुभव मिलेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस वाले वीडियो में आपने देख लिया है कि हमको जो सिक्कों का अध्ययन है वो क्यों करना चाहिए और उन सिक्कों के अध्ययन से एक इतिहासकार को क्या लाभ होता है या इतिहास में सिक्कों का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने जानने की कोशिश की। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को बना सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।